हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर एल्कीन में ईएलपी नंबर 1 यानी कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर एल्कीन और उसका ईएलपी नंबर 1। यहाँ पर हम डिटेल डिस्कशन रखेंगे हर क्वेश्चन का, ताकि आपको कहीं भी हल्का सा भी डाउट हो तो आप पूरा क्वेश्चन इत्मीनान से देख पाए, कॉन्सेप्चुअली आप अपने चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। Arrange the following hydrogen halides in order of their decreasing reactivity with propene। देखिए, जब आप कोई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाते हैं तो उसका रिएक्शन का जो रेट है वो कहां से डिसाइड होगा। आपको किसकी बातें की गई है, गौर से देखेंगे, रिएक्टिविटी की। तो रिएक्टिविटी का मतलब आप सबसे पहले समझिए रेट से होता है। किससे होता है? रेट से। यानी कि अगर प्रोपीन के साथ हम इन सभी HX की रिएक्टिविटी की बात करें तो कौन सा HX फास्ट रिएक्ट करेगा, कौन सा HX स्लो रिएक्ट करेगा। तो आपके अल्कीन तो सभी में क्या कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है। क्लियर। और किसको वेरी किया गया है, आपके HX को वेरी किया गया है। तो रिएक्टिविटी की बात हो या रेट की बात हो, ये कौन डिसाइड करता है? RDS। कौन डिसाइड करता है? RDS। तो जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं वो जर्नली कितने स्टेप में कंप्लीट होती हैं? 2 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। ये हमारे सामने है प्रोपीन, मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं किसी HX के साथ। अभी हमने इसको स्पेसिफाई नहीं किया है कि HCl है, HBr है, HI है। HX हमने ले लिया है, रिएक्शन होगी कुछ इस प्रकार से। तो इस रिएक्शन के स्टेप के अंदर आपका एल्कीन न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है और HX किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का। HX में पोलरिटी है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। आप जानते हैं जिस एटम पर पार्शियल पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, मतलब दैट इज गोइंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द केमिकल रिएक्शन। तो आपकी प्रोपीन इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हाइड्रोजन जैसे ही नया बॉन्ड बनाएगा तो ये अपना पुराना बॉन्ड तोड़ देगा और रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आपका H प्लस डबल बॉन्ड पर जुड़ने वाला है और आप H प्लस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर कुछ इस तरीके से जोड़ोगे ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सके। अगर आप H प्लस को इस कार्बन पर जोड़ते हो तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बनेगा और इस कार्बन पर जोड़ते हो तो पॉजिटिव चार्ज वहां पर बनेगा। तो मैं इसको इस वाले कार्बन पर H प्लस को जोड़ देता हूं और यहाँ पर बना देता हूं कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकेटाइन जो बना है ये मोर स्टेबल है। क्या बना है? मोर स्टेबल। दूसरा केटाइन जो मैं बनाता वो लेस स्टेबल होता। साथ में हमारे सामने बन जाएगा X माइनस। क्लियर। ये आपके रिएक्शन का स्टेप नंबर 1 हुआ। पहले स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड पर ऐड हो गया है। अब आप जानते हैं कार्बोकेटाइन आपके सामने बना है। कार्बोकेटाइन का पहला काम क्या होता है? कार्बोकेटाइन का पहला काम होता है रीअरेंजमेंट। आप बताइए क्या एक मोर स्टेबल केटाइन के अंदर रीअरेंज हो सकता है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अगर ये इधर जाएगा प्राइमरी बन जाएगा, इधर जाएगा तो भी प्राइमरी बन जाएगा। राइट नाउ ये कैसा है? सेकेंडरी। तो फिर कार्बोकेटाइन का दूसरा काम होता है बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? X माइनस। तो ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो आपके डबल बॉन्ड पर पहले कौन जुड़ गया था? आपका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट दैट इज H प्लस। अब कौन जुड़ गया? आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट दैट इज X माइनस। अगर मैं ये बात करना चाहूं रिएक्शन का स्टेप नंबर 2, दिस वाज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2। दोनों स्टेप्स को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो देखिए यहां पर देखिए ये आपका किस साइड है? रिएक्टेंट साइड है। इधर ये किस साइड है? प्रोडक्ट साइड। कैंसिल हो जाएगा। X माइनस इधर किस साइड है? रिएक्टेंट साइड। उधर किस साइड है? प्रोडक्ट साइड। दोनों स्टेप्स को जब आप ऐड कर दोगे, दोनों स्टेप्स को जब आप ऐड कर दोगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने रिएक्शन का प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। क्लियर। इधर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा आपको? X और इधर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा आपको? H। ये हमारे सामने बन गया है। सो टेक्निकली इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो रिएक्शन का रेट कौन सा स्टेप डिसाइड करता है? स्लो स्टेप डिसाइड करता है। मतलब वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्लो स्टेप इन दिस केमिकल रिएक्शन। देखिए सेकंड स्टेप आपका स्लो स्टेप नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है और नॉर्मली बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत फास्ट होता है। क्लियर। क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग है इन्वॉल्व नहीं है। तो ये वाला जो स्टेप है आपकी केमिकल रिएक्शन का, ये कैसा स्टेप है? फास्ट स्टेप है। और इस पर अगर अपन बात करना चाहें तो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन आपके सामने यहाँ पर है। तो ये रिएक्शन का कैसा स्टेप रहेगा? ये रिएक्शन का स्लो स्टेप रहेगा। ये आप मैकेनिज्म में भी जान चुके हैं। सो दिस इज द स्लो स्टेप ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन एंड दिस स्टेप इज गोइंग टू डिसाइड द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो अगर रेट में अगर एल्कीन वेरी करता है तो भी रिएक्शन का रेट चेंज हो सकता है। अलग अलग एल्कीन अलग अलग रेट पर रिएक्शन करेंगी। या फिर अगर HX चेंज करता है तो भी रिएक्शन का रेट आपका चेंज हो सकता है। पर इस क्वेश्चन में आपकी एल्कीन क्या कर दी गई है? फिक्स। सभी HX के साथ प्रोपीन का ही रिएक्शन करवाया गया है। तो अब रिएक्शन का रेट इस पर डिपेंड नहीं करने वाला, वो कांस्टेंट है।
यहाँ पर HX पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब कैसे HX को देखेंगे, आप बताइए हाइड्रोजन और हेलोजन का बॉन्ड आपके RDS में टूटा है कि नहीं टूटा है? यस, दिस इज द स्लो स्टेप ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। तो जो भी बॉन्ड आपके RDS में टूटते हैं उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। क्या ये क्लियर है? यानी कि आपके हाइड्रोजन और हेलोजन का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। तो सर मैं इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कैसे करूं? देखिए, अगर आपके सामने है HF, अगर आपके सामने है HCl, अगर आपके सामने है HBr या फिर आपके सामने है HI, बताइए यहाँ पर बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन का 1s है, फ्लोरीन का 2p है। यहाँ पर हाइड्रोजन का 1s है, क्लोरीन का 3p है। यहाँ पर हाइड्रोजन का 1s है, ब्रोमीन का 4p है। यहाँ पर हाइड्रोजन का 1s है और आयोडीन का 5p है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड H और F के बीच में, फिर H और Cl के बीच में, फिर H और Br के बीच में, और सबसे वीक बॉन्ड HI के बीच में है। तो ये आपके सामने किसका ऑर्डर आ गया है? बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? स्लो। तो सबसे स्लो रिएक्ट करेगा आपका HF। इसलिए आप देखेंगे कि नॉर्मली HX आपका HF लिया भी नहीं जाता है, या तो HCl, HBr या HI में से किसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। बॉन्ड स्ट्रेंथ से बिल्कुल उल्टा आपको यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर दिखाई देगा। सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा HI, बिकॉज हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड सबसे वीक रहेगा। फिर आपका रिएक्ट करेगा HBr, फिर आपका रिएक्ट करेगा HCl और सबसे स्लो रिएक्ट करेगा HF। ये जो आपके सामने रिएक्टिविटी ऑर्डर निकल कर आया है, ये वही रिएक्टिविटी ऑर्डर निकल कर आया है जो किसका ऑर्डर होता था? एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो टेक्निकली आप ये भी कह सकते हो जो HX आपका स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो रिएक्शन क्या करता है? फास्ट करता है। मतलब वो आपको इजीली H प्लस प्रोवाइड कर देगा। तो गिवन ऑप्शन में से आप देख सकते हैं इसमें HI सबसे आगे है, फिर HBr है और फिर क्या है? HCl है। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, नेम एंड ड्रॉ ए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ईच एल्कीन एडिशन रिएक्शन। कहता है बने हुए प्रोडक्ट का नाम भी बताइए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी ड्रॉ कीजिए। चलिए हम सारी बातें कर लेते हैं। पहले वाले पार्ट से चलते हैं, पार्ट नंबर 1 से। क्लियर? अगर हम इस रिएक्शन को करवा रहे हैं तो मैं इसको HI को कुछ इस प्रकार से लिख लेता हूं। HI में इस पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। आप जानते हैं कि ये एल्केन इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये यहां से बॉन्ड तोड़ देगा। ठीक है, तो मैं इस रिएक्शन को इधर घुमा लेता हूं। आपका H प्लस जुड़ने वाला है किस पर? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जब आप H प्लस जोड़ोगे तो आपको सबसे पहला डिसीजन तो ये लेना पड़ेगा कि कौन से कार्बन पर आप H प्लस जोड़ने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करना चाहें, यहां पर अगर आप H प्लस जोड़ोगे तो यहां केटाइन बनेगा, दैट विल बी द टर्सरी कार्बोकेटाइन, और यहां पर जोड़ोगे तो H प्लस यहाँ केटाइन बनेगा, दैट विल बी द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो मुझे H प्लस यहाँ जोड़ना चाहिए, इस पर मैं H प्लस जोड़ूंगा और यहाँ पर क्या बना दूंगा? कार्बोकेटाइन। क्यों बनाया मैंने ये कार्बोकेटाइन? क्योंकि मोर स्टेबल है। आप दोनों बनाकर देख लीजिए। अगर आपने H प्लस इधर वाले कार्बन पर जोड़ दिया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस कार्बन पर जोड़ दिया है, तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बनेगा। क्लियर? अब आप बताइए ये वाला कार्बोकेटाइन आपका कैसा कार्बोकेटाइन है? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। और ये वाला कार्बोकेटाइन आपका कैसा कार्बोकेटाइन है? लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है। क्लियर? तो रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट कहां से आता है? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। मतलब हमें इसकी बात नहीं करनी है, हमें यहां से जाना है। ठीक है? और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन्स आर फॉर्म्ड फास्टर। तो अगर अपन आगे बढ़े तो बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम क्या होता है? रीअरेंजमेंट। आप बताइए क्या बना हुआ कार्बोकेटाइन आपका रीअरेंज करना चाहेगा? डेफिनेटली नहीं करना चाहेगा। 3 डिग्री से कहीं भी जाएगा 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दूसरा काम रहेगा बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल? I-। तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। क्लियर? तो यहाँ पर आपको जुड़ा हुआ मिलेगा कौन? H, और यहाँ पर जुड़ा हुआ मिलेगा कौन? I। तो ये प्रोडक्ट आपके सामने बन गया है। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के साथ साथ आपसे नाम भी पूछ रहा है। तो आप जानते हैं नाम लिखने के लिए आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। तो जब आप इसमें पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो आपकी पेरेंट कार्बन चेन चलेगी टर्मिनल टू टर्मिनल। आप यहां से यहां जा सकते हैं, आप यहां से वहां भी जा सकते हैं, एक ही बात है। दूसरा टास्क रहेगा नंबरिंग, नंबरिंग भी टर्मिनल टू टर्मिनल, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। क्लियर? तो आप बताइए 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है? 2 नंबर पर लगा हुआ है एक तो आपका आयोडो। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें 2 नंबर पर कौन लगा हुआ है? मिथाइल। 2 आयोडो 2 मिथाइल। पीसीसी में कितने कार्बन है? 3। तो वर्ड रूट रहेगा प्रोप। सिंगल बॉन्ड है सारे? यस। तो 1 डिग्री सफिक्स रहेगा एन। सो दिस विल बी द आयोपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर?
ये इसका मेजर प्रोडक्ट है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये उसका आईयूपैक नेम है। कैन बी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम HCl को कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। आपके एल्कीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और H प्लस का यहाँ पर एडिशन होगा। डबल बॉन्ड पर आप H प्लस को ऐसे जोड़ोगे ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सके। तो आप किस प्रकार से ऐड कर सकते, देखो एक तो आप H प्लस को यहाँ पर जोड़ सकते हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर। अगर इस कार्बन पर H प्लस जोड़ोगे तो आपके सामने कार्बोकेटाइन ये बनेगा। दूसरा आप कहां पर जोड़ सकते हो, आप इधर जोड़ सकते थे, अगर आप इधर जोड़ोगे तो आपके सामने ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। यहां पर अगर आपने H प्लस को जोड़ दिया तो ये कार्बोकेटाइन आप लोगों के सामने बनकर आ जाएगा। और आप जानते हैं ये वाला कार्बोकेटाइन क्या है, मोर स्टेबल। कैसा कार्बोकेटाइन है, मोर स्टेबल। और ये कार्बोकेटाइन जो आपके सामने बना है ये एक लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है। सर हाउ यू कंपेयरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ दिस केटाइंस, ये 3 डिग्री है भाई, वो 2 डिग्री है, या फिर आप हाइपर कॉन्जुगेशन से भी नंबर ऑफ अल्फा H से कंपेयर कर सकते हैं। तो जो कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल होता है वो जल्दी बनता है और लो टेम्परेचर पर आपका मेजर प्रोडक्ट वही देने वाला है। क्लियर। तो यहां से हम बात करेंगे, बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम क्या होता है, रीअरेंजमेंट। क्या ये रीअरेंज होना चाहेगा, नहीं। तो दूसरा काम क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब Cl को मिले होंगे तो Cl किस में कन्वर्ट हो गया होगा, Cl माइनस में। तो ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। सो दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। पक्का। आप बताइए इसमें अगर हम इसका आईयूपैक नेम लिखना चाहें तो यहां से रहेगा नंबर 1, ये रहेगा नंबर 2, ये रहेगा नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। बताइए नाम क्या रहने वाला है। 1 पर आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो ये रहेगा 1 क्लोरो, उसके बाद 1 पर आपका मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, 1 मिथाइल। क्लियर, सारे सब्स्टिट्यूएंट्स उलट गए। आपकी पीसीसी साइक्लिक है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स रहेगा साइक्लो, वर्ड रूट रहेगा पेंट एंड सिंगल बॉन्ड के लिए आपके सामने क्या आ जाएगा, एन। सो दिस विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर हो गया सभी को। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। चलिए इनडायरेक्टली आपसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट ही पूछ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, जरा हम इसको समझते हैं किस प्रकार की बातें आपकी की जा सकती हैं। देखिए अगर आपके सामने कोई एक एल्कीन है, हम इस प्रकार से बात कर लेते हैं, ये आपके एल्कीन है, ठीक है। आप इसका क्या करवा रहे हैं, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो यहाँ पर एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का आपको हल्का सा मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए। मैं बिल्कुल डिटेल से बातें कर रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल से। जैसे अगर आप एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन की बातें कर रहे हैं तो आप इसमें इस्तेमाल में ले सकते हैं H2SO4 का कैटालिस्ट के तौर पर। अच्छा काम करता है H2SO4, H प्लस देकर भूल जाता है। क्लियर। तो ये आपके सामने आपने एसिड के मतलब वाटर के अंदर H2SO4 डाल दिया है तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी। आप जानते हैं इसमें ये किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, एसिड का काम करेगा। आप जानते हैं यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होगा और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर। तो आप एक बार समझिए, जब कोई एसिड बेस रिएक्शन होती है तो आपका बेस किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्जुगेट एसिड में। तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड के अंदर। क्लियर, यस। और दूसरा अगर अपन बात करना चाहें, आपका बेस एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस में, दैट इज HSO4 माइनस। ये आपके सामने बन जाता है। जरा रिएक्शन में अगर अपन एरोज ड्रा करेंगे तो बेटर हमें क्लियरिटी आएगी। हुआ क्या है रिएक्शन के अंदर कि इसने अपना H प्लस वाटर को दे दिया है, मतलब वाटर ने किसको एक्सेप्ट कर लिया है, H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया है और आपका H3O प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गया है, विच इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। ये आपके रिएक्शन का क्या हो गया है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। अब ये किसी एल्कीन के साथ रिएक्शन करने वाला है। ये आपके सामने एल्कीन है। अभी तक हमने एल्कीन को यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है, इन जनरल हम बात कर रहे हैं। रिएक्शन आपकी हो रही है एल्कीन के साथ और H3O प्लस किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्शन में काम कर रहा है। तो एल्कीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको शेयर करेगा, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ऑक्सीजन अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ देगा और रिएक्शन कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगी और एडिशन हो जाएगा आपके सामने H प्लस का। आप जानते हैं कि आप H प्लस को कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सके। तो मुझे H प्लस को इस कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड पर जोड़ना है ताकि यहाँ केटाइन बन सके, एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन सके और साथ में यहाँ पर बन जाएगा कौन, वाटर। क्लियर। आगे भी रिएक्शन बढ़ सकती है लेकिन हम जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज द RDS ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, मींस इट is the slow step of this reaction. This step will decide the entire rate of the chemical reaction.
इस बार आपने समझा केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। पहला जो आपने क्वेश्चन किया था ना, पहला क्वेश्चन, उसमें आप इलेक्ट्रोफाइल को चेंज कर रहे थे, बट इसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या है, सेम। सभी में इलेक्ट्रोफाइल क्या रहने वाला है, सेम। बस कौन चेंज हो रहा है, आपका एल्कीन चेंज हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है, एल्कीन चेंज हो रहा है। तो हम रिएक्टिविटी एल्कीन की कैसे चेक कर सकते हैं कि इसके साथ अगर हम एल्कीन को बदलें तो रिएक्शन के रेट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आप जानते हैं यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो गई है, कार्बोकेटाइन की। किसकी फॉर्मेशन हो गई है, कार्बोकेटाइन की। जिस एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बाद कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, रिएक्शन का रेट उतना ही क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो चलिए वन बाय वन हम कंपेयर कर लेते हैं। एक बार जरा चेक करो, अगर हम ये वाली एल्कीन का इस्तेमाल करते, आइसोब्यूटाइलिन का, क्लियर। अगर आइसोब्यूटाइलिन आप यहां पर लेते तो आपका कार्बोकेटाइन कौन सा बनकर आता, यहां पर आप H प्लस जोड़ते और यहां पर बनाते कार्बोकेटाइन। याद रहे, आप स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे। अगर आपके सामने प्रोपीन होता, क्या होता, प्रोपीन होता एल्कीन, तो आप H प्लस को कुछ इस प्रकार से जोड़ते और एक स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करते। मेरे हिसाब से आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर H प्लस जोड़ते और यहां पर क्या बना देते, कार्बोकेटाइन, क्लियर। उसके बाद अगर आपके सामने सिंपली इथीन होता तो भी आप H प्लस को कहीं भी जोड़ सकते हैं। अगर आप H प्लस को यहां जोड़ देते तो ये बन जाता आपके सामने कार्बोकेटाइन। अब बने हुए केटाइंस की आप स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। क्या कंपेयर कर सकते हैं, स्टेबिलिटी, क्लियर। किस प्रकार से कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल पहला कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फा है 3 3 6 और 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स यहां पर अवेलेबल है। उसके बाद आपका कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल बनने वाला है, दूसरे नंबर वाला। यहां पर कितने अल्फा एच आपको दिखाई देंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई देंगे। उसके बाद आपका आखिरी वाला दैट इज द इथाइल कार्बोकेटाइन रहेगा, क्योंकि यहां पर कितने अल्फा एच आपको दिखाई देंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर आपके सामने दिखाई देंगे। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकेटाइंस। जब ये एल्किन रिएक्शन करेगी तो ये केटाइन बनाएगी, ये एल्किन रिएक्शन करेगी तो ये केटाइन बनाएगी, और ये एल्किन रिएक्शन करेगी तो ये केटाइन बनाएगी। अब आप एक बात पहले से ही जानते हैं, क्या कि अगर अपन बात करना चाहें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन is directly proportional to stability of carbocation, is directly proportional to stability of कार्बोकेटाइन। मतलब जो केटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना जल्दी बनेगा। मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, फास्ट इट विल बी फॉर्म्ड। तो सबसे जल्दी आपका कार्बोकेटाइन ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा और उसके बाद ये बनने वाला है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। तो आपका आरडीएस ही तो पूरी रिएक्शन का रेट डिसाइड करेगा, यानी कि H3O+ के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा करेगा, सबसे फास्ट रिएक्शन आपका पहले वाला करेगा, उसके बाद कौन सा करेगा, सेकंड वाला करेगा, और उसके बाद कौन सा करेगा, थर्ड वाला करेगा। आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन इन आरडीएस। ठीक है, आप ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं। इस रिएक्शन में अगर अपन गौर से देखें, इस रिएक्शन में देखिए, आपकी जो एल्किन है, बता सकते हो इस रिएक्शन में किसका काम कर रहा है, आपका एल्किन न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। और अगर अपन बात करना चाहें H3O+ किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। यानी कि आपकी एल्किन इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, H3O+ को। तो जितनी इजीली ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, रिएक्शन उतनी क्या होगी, फास्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप एल्किन की न्यूक्लियोफिलिसिटी से भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मतलब आपके एल्किन जितना बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो जब आप रेट ऑफ EAR कंपेयर करते हैं, क्या बात कर रहा हूं, रेट ऑफ EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जब आप कंपेयर करते हैं, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर 1, आप बात कर सकते हैं किसकी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द एल्कीन। किसकी बात कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। और अगर ये नहीं है तो आप दूसरे नंबर पर किसकी बात कर सकते हैं, दूसरे नंबर पर बात कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। आपका कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, रिएक्शन का रेट उतना ही क्या रहेगा, ज्यादा। तो सर केटाइन वाले फैक्टर से तो आपने आंसर दे दिया है, एक बार न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले से भी आंसर दे दीजिए। चलिए, सबसे पहले आपके सामने एल्कीन ये है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटाते हैं। तो ये आपके सामने एल्कीन है 3। ठीक है, बताइए यहाँ पर CH3 का कैसा इफेक्ट लग रहा होगा, +H।
यहाँ पर भी CH3 का कैसा इफेक्ट लग रहा होगा, प्लस। 2 अल्काइल ग्रुप है, कितने अल्फा हाइड्रोजन से प्लस H लग रहा है, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर इस CH3 का कैसा इफेक्ट लग रहा होगा, प्लस H, और कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इस डबल बॉन्ड पर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा। इसका न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है तो इसका न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर कम है, और इस पर कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो इन तीनों अल्कीन्स में से सबसे बेटर न्यूक्लियोफिलिक नेचर किसका रहेगा, पहली वाली का, फिर दूसरे वाली का, और फिर तीसरी वाली का। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये आपका ऑर्डर रहेगा किसका, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। फिर से वही आंसर आ गया है कि ये एल्कीन आपकी सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, ये सबसे फास्ट रिएक्ट करेगी। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस का रेट न्यूक्लियोफिलिसिटी से भी दे सकते हो और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से दे सकते हो। हालांकि एनसीईआरटी की अगर अपन बात करना चाहें तो एनसीईआरटी जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के साथ। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी हमने क्लियर कर लिया होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहने वाला है। क्वेश्चन क्या कहता है, The addition of HBr to but1ene gives a mixture of products A, B and C। ये आपके सामने A लिखा हुआ है, ये आपके सामने B लिखा हुआ है और ये आपके सामने C लिखा हुआ है। कहता है कौन सी स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग आपके सामने सही है। कहता है द मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ, कि मिक्सचर के बारे में बात कर रहा है, A and B एज मेजर एंड C एज माइनर प्रोडक्ट। कहता है A और B इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है, C इस रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट है। फिर कहता है B एज मेजर एंड A एंड C माइनर प्रोडक्ट हो गए। फिर कहता है B आपका माइनर है, A एंड C आपके मेजर हो गए हैं। मतलब ये सारी स्टेटमेंट दिया हुआ है। टेक्निकली जब तक आपको A, B और C के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मालूम नहीं होगी आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे अप्रोच करेंगे सर हम इस क्वेश्चन को, चलिए ध्यान से सुनते रहिए। माइनर मेजर की बातें की है ना, बिल्कुल। तो ये हमारे सामने दिया हुआ है एल्कीन। कौन सा एल्कीन था, एल्कीन हमारे सामने था but1ene, ठीक है। but1ene हमारे सामने एल्कीन था। रिएक्शन किसके साथ करवाई गई थी, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। रिएक्शन आपकी करवाई गई है HBr के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाई गई है, HBr के साथ। तो चलिए हम HBr के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं। ये हमारे सामने है HBr। बताइए रिएक्शन कैसे होने वाली है। इस रिएक्शन के स्टेप में आपके एल्कीन किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, और आपका HBr किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जिस पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। एल्कीन इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, जैसे ही हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। यानी कि आपका H+ जुड़ने वाला है, और H+ के जुड़ने के कितने तरीके हो सकते हैं, H+ के जुड़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि H+ आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस वाले कार्बन पर H+ जुड़ जाए। अगर H+ यहां जुड़ेगा तो केटायन यहां पर बन जाएगा, ये आपके सामने कार्बोकेटायन बन जाए। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जो आपका H+ है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर जुड़ जाए, इस पर। अगर इधर H+ जुड़ेगा तो आपका यहां पर कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये आपके सामने 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ऊपर वाला अगर अपन बात करना चाहें तो ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। कैसा कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी। और नीचे वाला आपका कैसा कार्बोकेटायन है, प्राइमरी कार्बोकेटायन है। आपका कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही जल्दी बनता है। स्टेबल कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड फास्टर बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो आपका ये वाला कार्बोकेटायन मतलब ज्यादा स्टेबल है, और ये वाला कार्बोकेटायन आपका कम स्टेबल है। इसका मतलब आप समझे कि आपका जो मोर स्टेबल केटायन है, ये वाला आपका केटायन जो है ये मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल केटायन से आपका कैसा प्रोडक्ट आने वाला है, मेजर। कैसा प्रोडक्ट आने वाला है, मेजर। और जो आपका लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है, क्या बोला मैंने, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन जो आपके रहेंगे उनसे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, माइनर प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो यहां से मिलेगा माइनर प्रोडक्ट और वहां से मिलेगा मेजर प्रोडक्ट। लेकिन आपके क्वेश्चन में स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है। चलिए हम उसको भी समझते हैं। अगर मेजर की बात करना चाहें तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से आएगा। उस कार्बोकेटायन को जरा आप ध्यान से देखेंगे जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पर जरा बात कीजिए। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जरा बताते रहेंगे इस कार्बन पर क्या लगा हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। देखो ये CH2H मिलकर क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूं, वेज के ऊपर मैंने लिख दिया है मिथाइल, क्लियर। और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है
तो मैंने डैश पर किसको लिख दिया है, हाइड्रोजन को, देखो ये रहा। और एक कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल, और मैंने सॉलिड लाइन के ऊपर लिख दिया है इथाइल को, C2H5। क्लियर। आप सभी जानते हैं कि कार्बोकेटाइन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है कुछ इस प्रकार से। इसी वैकेंट p ऑर्बिटल की वजह से ये हाइपर कॉन्जुगेशन करता था, इसी वैकेंट p ऑर्बिटल की वजह से ये रेजोनेंस करता है, और इसी वैकेंट p ऑर्बिटल की वजह से बैक बॉन्डिंग भी करता है। और आज आप पहली बार इसी वैकेंट p ऑर्बिटल से ये दो अलग अलग प्रोडक्ट आपको बनाता हुआ दिखाई देगा। चलिए हम बात कर लेते हैं। आप जानते हैं पहले स्टेप में आपने इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर दिया है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर दी है। कार्बोकेटाइन का पहला काम होता है रीअरेंजमेंट, और दूसरा काम होता है बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। तो हम इस वाले मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से बात करते हैं। बताइए क्या इसके रीअरेंज होने के चांसेस हैं? नहीं। तो फिर ये बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल करेगा, और न्यूक्लियोफाइल आपका कौन है, Br-। इधर भी अगर अपन बात करना चाहें तो न्यूक्लियोफाइल आपका कौन है, Br-। क्लियर। बताइए आपका जो p ऑर्बिटल है ना, उसकी खास बात होती है, p ऑर्बिटल के पास होती है दो लोब, आप देख सकते हो, एक लोब ये है और एक लोब ये है। इसके पास दो लोब होने की वजह से ये दोनों लोब में से किसी भी लोब से बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। दोनों लोब से बॉन्ड बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50% होती है, और ये खास बात होती है आपके किसकी, p ऑर्बिटल की। चलिए मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये आपका p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो आप जानते हैं जब बॉन्ड बनाते थे इस प्रकार से भी ओवरलैपिंग कर लिया, तो इस बार इस वाले लोब ने ओवरलैप किया है। अगर आप ऐसे ना करके इधर वाली साइड से भी ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना लेते थे, तो इस बार ये वाली लोब जो है वो ओवरलैप कर रही है। मतलब p ऑर्बिटल के पास होती हैं दो लोब्स, दोनों में से कोई सी भी लोब के थ्रू ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। क्लियर। तो अगर मान लीजिए इस वाली लोब ने बॉन्ड बना लिया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो आप जानते हैं यहां से बॉन्ड बनेगा तो किस प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ऊपर की साइड कौन लगा हुआ मिलेगा, Br। बताइए वैज के ऊपर कौन था, CH3। बताइए डैश के ऊपर कौन था, हाइड्रोजन। इधर बताइए सॉलिड लाइन पर कौन है, C2H5। क्लियर। चलिए ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाली लोब बॉन्ड बना ले, दोनों साइड से बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 50-50। तो यहां से बॉन्ड बनाया तो Br आपका नीचे की साइड जुड़ जाएगा यहां पर। क्लियर। बताइए अगर अपन बात करें वेज पर कौन था, CH3। बताइए डैश के ऊपर कौन था, हाइड्रोजन, और सॉलिड लाइन के ऊपर कौन था, C2H5। ये हमारे सामने इसी सेम कार्बोकेटाइन से बन सकते हैं। ये जो मोर स्टेबल केटाइन है उसी के थ्रू आपके दो प्रोडक्ट आ गए हैं। आप पाएंगे कि दोनों अलग अलग हैं। ये जनरेट हो गया है कायरलिटी सेंटर, और ये भी जनरेट हो गया है कायरलिटी सेंटर। क्लियर। आप बताइए मॉलिक्यूल में कितने कायरलिटी सेंटर है, तो इस मॉलिक्यूल में सिंगल कायरलिटी सेंटर, और सिंगल कायरलिटी सेंटर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स आर कायरल। क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि ये बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे की क्या हैं, बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका क्या होता है, इनेंशियोमर। तो यहां पर आप लोगों के सामने जो बने हुए प्रोडक्ट हैं वो एक दूसरे के दोस्त क्या बनकर आ गए हैं, इनेंशियोमर्स यहां पर बनकर आ गए। क्या बनकर आ गए हैं, इनेंशियोमर्स यहां पर बनकर आ गए हैं। इनेंशियोमर्स आर द सेम कंपाउंड और डिफरेंट, इनेंशियोमर्स आर आपका कंप्लीटली डिफरेंट कंपाउंड होता है। क्लियर। ये दोनों सेम कंपाउंड नहीं है, हाँ ये डिफरेंट किस में है, स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर। आप इनका आरएस कॉन्फ़िगरेशन पता कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए अगर आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन पता करेंगे तो कायरलिटी सेंटर पर अटैच्ड एटम्स और ग्रुप्स को आप प्रायोरिटी असाइन करेंगे, एंड प्रायोरिटी विल बी असाइन ऑन द बेसिस ऑफ CIP सीक्वेंस रूल। उम्मीद करता हूं ये आपको याद होगा, क्या, CIP सीक्वेंस रूल्स। बताइए सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ब्रोमीन का, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी 1। फिर सेकंड प्रायोरिटी इथाइल को मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी मिथाइल को मिलेगी, फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को मिलेगी। आप बताइए फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर है, कैसे जाऊंगा, 1 से 2, 2 से 3। आई एम मूविंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आई एम मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी ऑन डैश, द कॉन्फ़िगरेशन विल बी एस। नीचे वाले पर भी ट्राई करते हैं। इसको प्रायोरिटी मिलेगी 1, इसको प्रायोरिटी मिलेगी 2, इसको प्रायोरिटी मिलेगी 3, इसको प्रायोरिटी मिलेगी 4। 1 से 2, 2 से 3। बताइए मैं कैसे मूव कर रहा हूं, क्लॉकवाइज, एंड द फोर्थ प्रायोरिटी ऑन डैश, सो द कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर। आप चेक कर सकते हो RS एक दूसरे के क्या हैं, इनेंशियोमर्स हैं। तो ये आपके सामने कितने प्रोडक्ट बनकर आ गए हैं, दो प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट कैसे प्रोडक्ट होंगे, मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। दोनों प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, मेजर, कारण ये दोनों ही आपके मोर स्टेबल केटाइन के थ्रू बनकर आए हैं। ये केवल और केवल स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट है। अब मैं आपको बता दूं ट्रिक, कभी भी आपका कार्बोकेटाइन यानी कि कैसा कार्बन है ये, sp2 कार्बन,
कभी भी अगर आपका कार्बोकेटाइन रिएक्शन के ड्यूरिंग काइनेटिक सेंटर में कन्वर्ट हो जाए, कभी भी आपका कार्बोकेटाइन रिएक्शन के ड्यूरिंग काइनेटिक सेंटर में कन्वर्ट हो जाए, तो वहां से R भी बनेगा और S भी बनेगा, दोनों की फॉर्मेशन होने वाली है। क्लियर? अब आते हैं हम वापस क्वेश्चन के ऊपर, चलती समझते हैं। देखिए, अगर अपन बात करना चाहें तो ये सेकेंडरी कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ये भी आपका सेकेंडरी कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है, पक्का? जी हाँ। और ये आपका कहां पर जुड़ा हुआ है? Br प्राइमरी कार्बन पर। सो दिस इज गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट, मतलब ये आपका लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू आया है, तो ये तो माइनर है। ठीक है, अब मेजर में इन दोनों को चेक कर लेते हैं किस प्रकार की कहानी है। हमने बनाया था वो हो सकता है अलग तरीके से हमने बात कर ली हो, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर हो जाना चाहिए। आप बताइए, ये कायरलिटी सेंटर है कि नहीं है? है। सबसे ज्यादा आपके प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ब्रोमीन को। उसके बाद किसको मिलेगी? इथाइल को। उसके बाद किसको मिलेगी? मिथाइल को। और फिर किसको मिलेगी? हाइड्रोजन को। हम जा रहे हैं 1 से 2, 2 से 3। बताइए, 1 से 2, 2 से 3, मूविंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंड द फोर्थ प्रायोरिटी ऑन वेज। ध्यान दीजिए, फोर्थ प्रायोरिटी किस पर है? वेज पर है। तो आना तो चाहिए था कैसा आपका? एस, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी वेज पर है, आएगा क्या? आर। आप जानते हैं ना, 1, 2, 3 क्लॉकवाइज जाने पर आर आएगा या एस आएगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द फोर्थ प्रायोरिटी। क्लियर? इधर बात कर लेते हैं, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 1, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 2, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 3, और इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 4। बताइए, 1 से कहा जाऊंगा 2, 2 से कहा जाऊंगा 3, तो 1 से जा रहा हूं 2, 2 से जा रहा हूं 3। माई मूवमेंट इज क्लॉकवाइज, बट फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? आप देखिए, वेज पर है। तो आना तो चाहिए था आर, लेकिन आएगा क्या? एस। तो यहां पर आपको एस दिखाई देगा, यहां पर आपको आर दिखाई देगा, यानी कि ये दोनों बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के एनंशियोमर हैं। यही इस रिएक्शन के मेजर प्रोडक्ट आने वाले हैं। मैंने हो सकता है थोड़ा अलग तरीके से आपको बताया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सर आपने तो Br को सॉलिड लाइन पर ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। इसका कॉन्फ़िगरेशन S है, इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, तो वहां पर भी बने हुए प्रोडक्ट एक R कॉन्फ़िगरेशन में और एक S कॉन्फ़िगरेशन में है, और दोनों मोर स्टेबल केटायन के थ्रू बनकर आए हैं। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहने वाला है। क्लियर? तो ये दोनों ही आपके मेजर प्रोडक्ट हैं। चलिए अब स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। कहता है A एंड B बनेंगे कैसे? एज मेजर एंड सी एज माइनर प्रोडक्ट। ये बिल्कुल सही है। ए और बी आपके मेजर प्रोडक्ट हैं, दोनों ही मोर स्टेबल केटायन के थ्रू बनकर आए हैं, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एनंशियोमर्स, एग्जैक्टली सेम अमाउंट के अंदर बनते हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था जिसमें स्टीरियो केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया गया है। बढ़िया क्वेश्चन। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, रैंक द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस इन ईच सेट फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू द लीस्ट स्टेबल। बढ़िया है, हम जीओसी को भी कवर करते हुए चल रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कंपैरिजन चल रहा है। चलिए पहले वाले पे चलते हैं। किसी भी कार्बोकेटाइन में चेक कीजिए, क्या रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन है? किसी भी कार्बोकेटाइन में नहीं है। देन गो फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, तो आप पाएंगे 3, 3, 6 और 2, 8। यहां पर 8 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, यानी कि 8 CH बॉन्ड हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें अगर अपन बात करना चाहें, अगर अपन बात करें 3 और 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन्स, मतलब 5 CH बॉन्ड है विच कैन बी इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुगेशन। इन दिस केस आपके पास 2 ही अल्फा H है, मतलब 2 ही CH बॉन्ड है विच कैन बी इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा? फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, और उसके बाद थर्ड। आप इसको सिंपली भी सोल्व कर सकते थे। इट इज ए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इट इज ए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, एंड इट इज ए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। आप जानते हैं ना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे आगे 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। क्लियर? चलिए अगले पर अगर अपन बात करना चाहें, सारे के सारे आपके प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करेंगे किस प्रकार से। यहां पर जो आपका क्लोरीन लगा हुआ है, आप बताइए इसका कैसा इफेक्ट लगेगा? -I, एंड -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग गोइंग टू डिस्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन। यहां पर बताइए अल्काइल ग्रुप में कौन लगा हुआ है? CH3। यहां पर इसका कैसा इफेक्ट लगेगा? +I मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग गोइंग टू स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन। यहां पर फ्लोरीन का कैसा इफेक्ट लगेगा? -I मतलब गोइंग टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स एंड डिस्टेबलाइज। क्लियर? तो आप बोलोगे सर आपने यही क्यों देखा? क्योंकि देखो ना पूरा पार्ट तो बाकी क्या है? सेम। जो डिफरेंट है हमने उन्हीं पर ही बात कर ली, बाकी तो एग्जैक्टली सेम ही है। अब आप बताइए, ये सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सा निकल कर आएगा? सेकेंड, क्योंकि यहां पर तो CH3 स्टेबलाइज करेगा। इधर बात कीजिए, फ्लोरीन और क्लोरीन में से -I किसका ज्यादा होता है? आप जानते हैं ना, जब भी हम -I इफेक्ट की बात करते हैं तो -I इफेक्ट देखा जाता है किससे? DNP से। -I की जब भी हम बात करते हैं
तो हम बात करते हैं DNP से, यानी कि डिस्टेंस फिर नंबर और फिर पावर। एंड यू विल फाइंड कि जिस पर आपका प्लस है उस पर उससे जो फ्लोरीन और क्लोरीन है वो सेम डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस हो गया सेम, नंबर भी सेम, एक क्लोरीन एक फ्लोरीन, फिर पावर, फ्लोरीन का माइनस आई, क्लोरीन के माइनस आई से क्या होता है ज्यादा, माइनस आई फ्लोरीन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर क्लोरीन। क्लियर, माइनस आई के बारे में आप जानते हैं, माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएन ऑफ द की एटम, जितनी ज्यादा ईएन होगी की एटम की माइनस आई उतना ही ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन माइनस आई ज्यादा लगाएगा, अगर फ्लोरीन माइनस आई ज्यादा लगाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा, माइनस आई डिस्टेबलाइज करता है। तो बताइए अगर हम बात करें फर्स्ट और थर्ड में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फर्स्ट की, और सबसे पीछे कौन सा चला जाएगा, थर्ड। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कहता है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन मतलब शानदार क्वेश्चन है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। अगर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन को एक अच्छे लेवल पर डिस्कस नहीं किया है, पर्टिकुलरली अगर आपने एनसीईआरटी के लेवल पर आकर नहीं पढ़ा है हाइपर कॉन्जुगेशन को, तो इस टाइप के क्वेश्चंस दोस्त आपको बनाने में दिक्कत आएगी। और इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने में आपको दिक्कत आ रही है, इसका मतलब आपको हाइपर कॉन्जुगेशन क्लियर नहीं है। चलिए हम डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलिए, कहता है हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर ओवरलैप विद द वेकेंट पी ऑर्बिटल इन। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोब्यूटाइल केटाइन। तो बहुत सारे बच्चों से तो आइसोब्यूटाइल केटाइन की स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगी। ये आपके सामने होता है आइसोब्यूटाइल केटाइन, ठीक है। फिर कहता है एन ब्यूटाइल केटाइन, तो ये आपके सामने रहेगा, एन का मतलब है नॉर्मल, सो दिस इज योर नॉर्मल ब्यूटाइल केटाइन। फिर कौन सा दिया हुआ, सेकेंडरी ब्यूटाइल केटाइन, दिस इज योर सेकेंडरी ब्यूटाइल केटाइन। सबसे पहले आपको अपने कार्बोकेटाइंस की स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाएंगे तो इस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। कहता है हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर ओवरलैप विद द वैकेंट पी ऑर्बिटल। आइए बात करते हैं इथाइल कार्बोकेटाइन की। दिस इज योर इथाइल कार्बोकेटाइन। आप सबसे पहले बताइए, क्या आपके इथाइल कार्बोकेटाइन के अंदर, इथाइल कार्बोकेटाइन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है? डेफिनेटली है। कैसे बात करते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर, ये आपका है इथाइल कार्बोकेटाइन, और इधर अगर अपन बात करना चाहें तो ये रहेगा CH बॉन्ड, ये रहा CH बॉन्ड, फिर ये रहा CH बॉन्ड, फिर ये रहा CH बॉन्ड। क्लियर, कार्बोकेटाइन की खास बात होती है, और वो खास बात क्या है कि उसके पास होता है वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये आपका कार्बोकेटाइन होता है। आप बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन में जिस कार्बन पर आपका पॉजिटिव चार्ज है उससे नेक्स्ट कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन पर जो बना हुआ बॉन्ड है वो इसके साथ पार्शियली ओवरलैप करता है। यानी कि ये जो आपका बॉन्ड बना हुआ कुछ इस प्रकार से, ये ऑर्बिटल रहेगा, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ये हाइड्रोजन का रहेगा 1s वाला। तो ये सिग्मा बॉन्ड इसके साथ पार्शियली ओवरलैप करने की कोशिश करता है, जिसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। तो ये सिग्मा आपका हुआ कि नहीं हुआ? ये अगर अपन बात करना चाहें सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा सिग्मा बॉन्ड है? आपके अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड। तो अगर मुझसे पूछे इथाइल कार्बोकेटाइन में कितने आपके सिग्मा ऑर्बिटल हैं जो इस वैकेंट पी के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, तो एक तो इसने कर लिया। अभी थोड़ी देर बाद आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड पर क्या हो जाएगा, रोटेशन, तो घूमकर ये CH इधर आ जाएगा, फिर घूमकर ये CH आ जाएगा, यानी कि जितने भी CH हैं वो सारे ओवरलैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 CH बॉन्ड के जो सिग्मा ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैप कर सकते हैं। आप इनको 3 अल्फा हाइड्रोजन बोल देते हैं, ये बहुत हल्के लेवल की बात बोलते हैं जो हम कहते हैं 3 अल्फा H। टेक्निकली आपको बोलना चाहिए 3 CH सिग्मा ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर द ओवरलैप, और इसी का नाम हाइपर कॉन्जुगेशन है। आप बताइए फिर इसमें कितने CH बॉन्ड है? तो इसमें तो एक ही CH बॉन्ड रहेगा जो ओवरलैप कर सकता है, ये रहा अल्फा कार्बन। इसमें बताइए कितने CH बॉन्ड रहेंगे? इसमें तो आपके सामने 2 CH बॉन्ड रहेंगे जो ऐसा कर सकते हैं। इसमें बताइए ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो यहां से 3 और यहां से 2, तो यहां पर 5 आपके सामने CH बॉन्ड रहेंगे जो ओवरलैप कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? चलिए अब हम स्टेबिलिटी का पूछ रहा है, अगला पूछता है
विच ऑफ द फॉलोइंग केटाइंस इन द पार्ट ए इज मोस्ट स्टेबल। तो बताइए कौन से कार्बोकेटाइन को हाइपर कॉन्जुगेशन से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी? आई थिंक थर्ड वन को। तो ये रहेगा आपका कौन सा? सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन या सेकेंडरी ब्यूटाइल केटाइन। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ है किसका? हाइपर कॉन्जुगेशन का। किसका इन्वॉल्व हुआ है? हाइपर कॉन्जुगेशन का। यहां पर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बेहतरीन होता है, पढ़ना पड़ेगा। कहता है एल्कीन एंड एल्काइंस कैन शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आप जानते हैं एडिशन रिएक्शन की क्या कंडीशन होती है? आपका फंक्शनल ग्रुप है एल्कीन भी और एल्काइन भी। एडिशन रिएक्शन कौन से शो करते हैं? जिनमें क्या होता है? पाई बॉन्ड। जिन फंक्शनल ग्रुप्स के पास पाई बॉन्ड नहीं होता है वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर सकते, और जिनके पास पाई बॉन्ड है वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। पाई बॉन्ड आपके होते हैं दो टाइप के। एक पाई बॉन्ड होता है आपका कैसा? नॉन पोलर। और एक पाई बॉन्ड होता है आपका कैसा? पोलर। क्लियर? हमने बताया था कि पोलर पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड तो खुद इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं। Polar pi bond containing compounds are electrophile and non-polar pi bond containing compounds are nucleophile। तो आपके एल्कीन और एल्काइन का नेचर कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक। अगर ये न्यूक्लियोफिलिक हैं तो किसके साथ रिएक्शन करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है। और ये आपका खुद इलेक्ट्रोफिलिक है तो किसके साथ रिएक्शन करेंगे? न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो ये NR देता है। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। एल्कीन एंड एल्काइंस कैन शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अगला क्या कहता है? Alkene can show free radical substitution reaction as well as free radical, sorry, alkene can show free radical addition reaction as well as फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात भी सही है, आप जानते हैं। मैं एग्जांपल के साथ क्लियर कर रहा हूं। मान लीजिए अगर आपके सामने प्रोपीन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? प्रोपीन। आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। देन यू विल फाइंड कि यहां पर जो एडिशन होने वाला है वो रेडिकल मैकेनिज्म से होगा। तो रिएक्शन जाएगी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो पहला पॉइंट तो सही है। फिर कहता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि एल्कीन्स कैन शो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अंडर स्पेशल कंडीशंस। जैसे आपकी इसी प्रोपीन की रिएक्शन, इसी अगर हम प्रोपीन की रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं? Cl2 के साथ करवा देते हैं एट हाई टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 500 डिग्री सेल्सियस। तो आप जानते हैं ना, वन ऑफ द एलाइलिक हाइड्रोजन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। तो ये प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनकर आ जाता है, साथ में HCl बनता है। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो है। एल्कीन टेक्निकली कितनी रिएक्शन शो करता है? 3, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपके सामने है, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। कहता है एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाँ ये बात सही है। आपके एल्कीन की जो रिएक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर, वो आपके एल्काइन से क्या होती है? ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। क्लियर? ये बिल्कुल सही है। हालांकि इसको समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अगर हम बहुत हल्के लेवल पर बात करना चाहें, बहुत ही हल्के लेवल पर, तो यहां पर केटाइन बना के देख लो, यहां पर केटाइन बनाकर देख लो, तो इसका विनाइलिक केटाइन बनेगा और इसका एलाइल केटाइन बनेगा। तो विनाइल केटाइन आपका अनस्टेबल होता है तो रिएक्शन स्लो होगी, और आपका एल्काइल केटाइन जो बनेगा वो स्टेबल होता है। बट ये पूरा नहीं है, मतलब ठीक है, 12th लेवल पर आप बात कर सकते हो। तो हम इस स्टेटमेंट को भी सही मानेंगे। नेक्स्ट कहता है एल्कीन एंड एल्काइंस आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। नहीं बताया ना, ये तो नॉन पोलर पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। तो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? 4th, इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कहता है H+H2O और 1 इक्विवेलेंट का मतलब एक बार एडिशन करवाना इसके ऊपर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया उसने, आपके सामने नजरों का धोखा रखा है। फिनाइल ग्रुप को ठीक से लिख लेना भाई लोगों। पीएच का मतलब होता है फिनाइल ग्रुप, ये ध्यान रखना। जब आप रिएक्शन करवाएंगे H+ के साथ, किसके साथ? H+ के साथ, तो आप जानते हैं कौन से डबल बॉन्ड पर आप एडिशन करवाएंगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर हम वहां एडिशन करवाएंगे जहां केटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। और यहां पर केटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा जब आप यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाएंगे। तो यहां पर तो जोड़ देंगे H+,
और इस कार्बन पर बना दूंगा कार्बोकेटाइन। शायद आप भूल रहे हैं कि फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कौन से डिग्री का कार्बोकेटाइन है ये? 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है और इसको 3-3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा। क्या ये रीअरेंज करके इधर आना चाहेगा? नहीं आना चाहेगा, क्योंकि इधर इसकी स्टेबलाइजेशन ज्यादा है। यहां पर कितने पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है? 3। और इधर आ गया तो कितने पाई बॉन्ड के साथ रहेगा? 1 पाई बॉन्ड के साथ। तो ये कार्बोकेटाइन रहेगा। तो बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट। क्या ये रीअरेंज करना चाहेगा? नहीं। तो दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? वाटर। तो ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से रिएक्शन आ जाएगी। यहां पर आपका फिनाइल ग्रुप इस प्रकार से रहेगा। बस आपको फिनाइल ग्रुप के चक्कर में उलझा लिया है। यहां पर OH लगा हुआ मिलेगा। नाउ यू कैन चेक इट आउट कौन से कंडीशन पर ये रहने वाला है। तो ये आपका जो प्रोडक्ट है ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट रहने वाला है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। अभी अभी हम बात करके आए थे, इस वाले पर हम बात कर लेते हैं सीधा ही। यहां पर बात कर लेते हैं, बाकी में आप समझ लीजिए। ये हमारे सामने एल्कीन है। अगर हम इसकी किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, मान लीजिए कोई रिएजेंट हमारे सामने है, रिएजेंट में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी होगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी होगा। देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव, देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव। ये इसको अपना पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा और आपका इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन के पहले स्टेप में जुड़ता है। आप जानते हैं ना, एल्कीन जब एडिशन रिएक्शन शो करती है तो पहले स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। कौन जुड़ता है? इलेक्ट्रोफाइल। अगर आपने पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिया है तो इलेक्ट्रोफाइल के जोड़ने के 2 ऑप्शन हो सकते हैं। आप यहां पर H+ को, मतलब H+ नहीं मेरे पास, आप यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ सकते हो, यहां कार्बोकेटाइन बन जाएगा। दूसरा आपके सामने जो रहेगा कि आप यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दीजिए और यहां पर कार्बोकेटाइन बना दीजिए। 2 केटाइन आपके सामने बन सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं CH3 के बाजू में कार्बोकेटाइन नहीं बनाने का। CH3 के बाजू में अगर आपने कार्बोकेटाइन बनाया, that carbocation will be highly unstable. That carbocation will be highly unstable due to the strong electron withdrawing nature of this CH3 group. ये बहुत ही गजब का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसके बाजू में केटाइन हाईली अनस्टेबल होता है। तो आप ध्यान रखना, CH3 से केटाइन जितना ज्यादा दूर बनाओगे, केटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी। मतलब हम ये वाला कार्बोकेटाइन नहीं बनाएंगे, हम ये वाला कार्बोकेटाइन बनाएंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप में आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहां पर जुड़ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनकर आएगा वो कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाएगा। यहां पर जुड़ा हुआ मिलेगा आपको कौन सा पार्ट? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। और यहां पर जुड़ा हुआ मिलेगा आपको कौन सा पार्ट? न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। आपको पता है मार्कोनिकोव क्या बातें करता था? मार्कोनिकोव ये कहता था कि आपके रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, आपके रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट वहां जाना चाहिए जहां पर हाइड्रोजन्स क्या होते हैं? कम। डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यानी कि एनायनिक पार्ट जुड़ना चाहिए जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम होते हैं। पर हमारे मेजर प्रोडक्ट में तो वहां जुड़े हुए हैं जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या है? ज्यादा। मतलब जो फॉर्म प्रोडक्ट आपके रिएक्शन का है वो मार्कोनिकोव रूल से नहीं बना है। तो हमारा जो आंसर जाने वाला है कि कौन से के अंदर मार्कोनिकोव रूल से नहीं बनेगा, सो थर्ड आंसर। चलिए कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज एल्किन एंड एल्काइंस डिकलराइज ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन। सही बात है। अगर हम बात करें एल्कीन की, किसकी बात करना चाहें? एल्कीन की। जब हम Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर Br2 कंज्यूम हो जाता है और आपका प्रोडक्ट जो बनता है वो कलरलेस बनता है। ये आप जानते हैं, आपकी एल्कीन का भी कोई कलर नहीं होता है। आपके Br2 का कलर होता है रेडिश ब्राउन। कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन। और बना हुआ प्रोडक्ट भी आपका कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। तो आपका एल्कीन भी डिकलराइज कर देता है। इन द सेम वे आपका एल्काइन भी Br2 के साथ रिएक्शन कर लेता है। सेम तरीके से आपकी रिएक्शन होगी और बना हुआ प्रोडक्ट यहां पर भी क्या जाता है? कलरलेस। तो एल्कीन और एल्काइन दोनों ही डिकलराइज कर देते हैं आपके ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन को। ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो? रिएक्शन हो रही है Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। चलिए, तो पहले स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। कहता है एल्कीन एंड एल्काइन डीकलराइज KMnO4 सॉल्यूशन। देखिए डीकलराइज थोड़ा सा सही नहीं है।
डीकलराइज थोड़ा सा सही नहीं है, मुझे और ऑप्शंस पढ़ने दीजिए, फिर मैं अपना पॉइंट रखूंगा। एल्केन एंड बेंजीन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ये तो आपका एकदम गलत हो गया, एकदम गलत हो गया, एकदम गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं बेंजीन आपके Br2 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और आपका एल्केन भी Br2 के साथ रूम टेम्परेचर पर इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये जो सेकंड है ना, टेक्निकली ये गलत है। टेक्निकली डीकलराइज करने का मतलब क्या होता है भाई, इधर आइए। ये जो आपका एल्कीन है, इसकी रिएक्शन जब आप किसके साथ करवाते हो, KMnO4 के साथ, तो हमने रिएक्शन को पढ़ा था कि जब आप रिएक्शन करवाओगे KMnO4 के साथ तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, OH जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी OH आ जाएगा, यहाँ पर भी OH आ जाएगा, और साथ में बन जाता है MnO2। बनता है कि नहीं बनता है? तो इसका कलर आपका होता है पर्पल, ये पर्पल कलर है, और ये कैसा कलर हो जाता है, पिंक कलर आप लोगों के सामने हो जाता है। तो यहाँ पर चेंज इन कलर आ जाता है, KMnO4 जब किसी को ऑक्सीडाइज करता है, चेंज इन कलर इज द बेटर लैंग्वेज, ठीक है। अब मोस्ट एक्यूरेट के साथ जाना पड़ेगा, तो ठीक है। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो गिवन ऑप्शन में मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा, मुझे थर्ड आंसर के साथ जाना पड़ेगा। मुझसे इनकरेक्ट ही पूछा था, और ये थर्ड स्टेटमेंट ही क्या है आपकी, गलत है, डिक्लराइज नहीं करते हैं। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, कहता है कि ए हमारे सामने ये बना है, सॉरी प्रोडक्ट ये बना है, ए बता दीजिए। सो ओजोनोलाइसिस इज सिंपल रिएक्शन। बहुत अच्छा एग्जामिनर है जो 2 मोल लिख कर दे रहा है, यूजुअली नंबर ऑफ मोल्स वो मेंशन नहीं करता है। तो आपको पता है ना, जब भी आपके सामने ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के क्या दे दिए जाएं, प्रोडक्ट, तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हटा देना है और डबल बॉन्ड बना देना है। तो ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, ऑक्सीजन हटा दे, ऑक्सीजन हटा दे, और वापस से डबल बॉन्ड बना दे। तो ये आपके सामने बनकर आ गया है एल्कीन, और आप पहचान सकते हैं ये रहेगा सॉरी माफी चाहूंगा, ये नहीं रहेगा, आइन है तो यहाँ पर जो आपके सामने प्रोडक्ट बनकर आएगा दैट विल बी ब्यूटूइन। आप जानते हैं ना ओजोनोलाइसिस के अंदर क्या होता था, जब आप ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, किसी भी एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं ओजोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Zn वाटर, मतलब फॉलोड बाय Zn वाटर, तो आप डबल बॉन्ड तोड़ देते थे और यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ देते थे, डबल बॉन्ड तोड़ देते थे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ देते थे। अगर आपको प्रोडक्ट दे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हटा दे, वापस से डबल बॉन्ड बना दे। अच्छा एग्जामिनर है भाई। अच्छा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसने नंबर ऑफ मोल्स मेंशन किए हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं मेंशन किए, मतलब दिस इज द ओनली प्रोडक्ट, तो इसी टाइप के आपके सामने मोल बने होंगे, तो आपको इसी के ही 2 मोल लेकर वापस जाना पड़ सकता है। ये मेंशन नहीं करेगा 2 मोल अच्छा एग्जामिनर, मतलब बनने वाला प्रोडक्ट आपका कौन रहने वाला है, बनने वाला प्रोडक्ट एसिटाल्डिहाइड है, तो जाहिर सी बात है एसिटाल्डिहाइड इसी एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से बन सकता है। चलिए, तो ये था आज का हमारा डिस्कशन ELP नंबर 1 का। मैंने डिटेल्ड डिस्कशन रख दिया है। आपको जिस भी क्वेश्चन में दोस्तों डाउट हो, आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप डाउट काउंटर पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।